Good morning, everyone. We are discussing about the classification of soils in Geography Chapter 1 Resources and Developments. So, we have discussed about the classification of soils and we have already discussed the characteristics and region in India or location in India of the alluvial soil. So, let me move towards the next topics. It is the black soils. So, firstly, we will discuss about the characteristics. These are made up of extremely fine clay materials. ब्लैक सॉल्स में बहुत ही अच्छी क्ले मटेरियल्स होती हैं. दे आर वेल नोन फॉर देयर कैपेसिटी टू होल्ड मॉइस्चर. और ये मॉइस्चर्स की होल्ड करने की इनकी जो कैपेसिटी काफ़ी अच्छी होती है. दे आर रिच इन सॉइल न्यूट्रिएंट्स लाइक कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास एंड लाइम. जो सॉइल्स के न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो क्रॉप्स को ग्रोन अप होने में हेल्प करते हैं, तो उनमें कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम और लाइम ब्लैक सॉइल्स में बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं. दे आर पुअर इन फॉस्फोरिक कंटेंट. सो फॉस्फोरिक कंटेंट्स में लैक करता है. दे डेवलप डीप क्रैक्स ड्यूरिंग हॉट वेदर. समर टाइमिंग में, हॉट वेदर में इनके ऊपरी सरफेस पे इनमें एक पतली सी पपड़ी देखने को मिलती है या क्रैकिंग देखने को मिलती है. They are suitable to grow cotton, so that we call as the black cotton swales. इसमें बहुत अच्छा ये कॉटन्स के लिए मानी जाती है ब्लैक स्वॉल्स. इस वजह से इसे ब्लैक कॉटन स्वॉल्स भी कहा जाता है. इट इज़ ऑल्सो सुटेबल टू ग्रो मेज, ज्वार, मिलेट, सनफ्लावर. सो कॉटन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बट other than cotton, maize, jowar, millets and sunflowers, we can also grow in such type of soils. It is known as the Raygood soil. It is also called as the Raygood soils. Location. We can find these types of soils in plateau of Maharashtra. It is the most important state where we find the black soils. Saurashtra, Malwa, Madhya Pradesh and Chhattisgarh. These are also the states where we find the black soils. We also find in the southeast direction along the Godavari and Krishna valleys. गोदावरी और कृष्णा वैलीज के साउथ ईस्ट डायरेक्शन में भी हमको ब्लैक सॉइल्स के प्रेजेंस देखने को मिलती हैं. सेकेंड इज और रेड एंड येलो सॉइल्स. These soil develop a reddish color due to diffusion of iron. रेड एंड येलो सॉइल्स में आयरन की मात्रा बहुत अधिक होती है, जिसकी वजह से इसका जो कलर होता है वो लगभग रेडिश हमको दिखाई पड़ता है. इट लुक्स येलो व्हेन इट ऑकर्स अ हाइड्रेटेड फॉर्म. हाइड्रेटेड फॉर्म का मतलब होता है जब किसी सॉइल्स में वाटर की मात्रा आ जाती है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ये येलो टाइप में दिखाई देती हैं. इट डेवलप्स अ क्रिस्टलिन on crystalline igneous rocks in areas of low rainfall. ऐसे लोकेशन जहाँ पे igneous rocks होती हैं, जहाँ पर लो रेनफॉल होता है, ऐसे लोकेशंस पे हमें रेड एंड येलो सॉइल्स देखने को मिलेंगी. दे आर यूजुअली पुअर ग्रोइंग, लो इन न्यूट्रिएंट्स एंड ह्यूमस एंड डिफिकल्ट टू बी कल्टिवेटेड. कि ये ग्रोइंग के लिए यानी कि क्रॉप ग्रोइंग के लिए ये बहुत सुटेबल नहीं होती हैं, बहुत ही बेकार होती हैं. लो इन न्यूट्रिएंट्स, क्योंकि इनमें न्यूट्रिएंट्स की मात्रा कम होती है, ह्यूमस की मात्रा कम होती है एंड डिफ़िकल्ट टू बी कल्टिवेटेड, और इसमें कृषि करना बहुत ही मुश्किल होता है. लेट मी डिस्कस दिस लोकेशन इन लार्ज ट्रैक यानी बहुत बड़े पैमाने पर अगर हम बात करते हैं तो तमिलनाडु, कर्नाटक, साउदर्न महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा एंड छोटा नागपुर. सो दीज आर द लोकेशन वेयर वी फाइंड रेड एंड येलो सॉइल्स. स्कैटर्ड फॉर्म में भी देखने को मिलती हैं, स्कैटर्ड पैचेस यानी छोटी छोटी जगहों पर भी. तो इनमें वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, ये 3 स्टेट्स आल्सो. दीज 3 स्टेट्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर द रेड एंड येलो सॉइल्स. नेक्स्ट क्लासिफिकेशन इज द लेटराइट सॉइल. This soil is very useful for growing tea, coffee and cashew nut. तो इस तरह की सॉइल्स में टी, कॉफ़ी, काजू नट्स ये ज़्यादातर ग्रो किया जाता है. इट इज़
ह्यूमस रिच सॉइल, ह्यूमस इज, ये वर्ड एक दो बार और आया है बट यहाँ पे मैं डिस्कस कर रही हूँ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ह्यूमस। ह्यूमस का मतलब होता है जब सॉइल्स के अंदर किसी लिविंग थिंग्स की कुछ अंश पाए जाते हैं, कुछ पार्ट्स होते हैं, जैसे डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स अगर डेथ होते हैं उनको हम ऐसे छोड़ देते हैं तो क्या होता है, सड़ते हैं, बेकार होते हैं और फिर वो आपकी सॉइल्स में मिक्स हो जाते हैं। पेड़ों से पत्तियाँ गिर रही हैं तो पत्तियाँ भी बाद में क्या होती है कि वो डिस्टर्ब होते होते वो आके सॉइल्स में ही मिक्स हो जा रही हैं, तो जिसकी वजह से ये क्या होता है, तो दैट इज़ नोन एज द ह्यूमस। तो इसमें लेटराइट सॉइल्स में ह्यूमस ज़्यादा मिलती है, लेकिन जहाँ पर सेमी एरिड इन्वायरमेंट होता है ऐसी जगहों पर इनमें ह्यूमस की मात्रा बहुत ही कम या ना के बराबर देखने को मिलेंगी। अब हम डिस्कस करते हैं कि लोकेशंस के बारे में। सो दीज आर कॉमनली फाउंड इन कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश एंड हिली एरियाज ऑफ उड़ीसा एंड असम। सो लिटरेट सॉइल्स कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और उड़ीसा और असम के हिली एरियाज में ज़्यादातर लिटरेट सॉइल्स मिलेंगी। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन इज एरिड सॉइल। Let me discuss about its characteristics. It is red and brown in color and sandy in texture. So कलर्स की बात की जाए तो ये रेड एंड ब्राउन में दिखाई देती हैं और इसका जो टेक्सचर होता है इट मीन्स उसको देखने में कैसा लगता है, तो सैंडी होता है। इट इज़ saline ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ड्राई क्लाइमेट्स एंड हाई टेम्परेचर। सो इस तरह की सॉइल्स हमें ड्राई क्लाइमेट्स एरिया और हाई टेम्परेचर एरिया में ज़्यादातर मिलती हैं और जिसकी वजह से ये सैलिन होती हैं, यानी इनमें हल्का सा सॉल्टी होती हैं इसमें। इट लैक्स इन ह्यूमस एंड मॉइस्चर, इनमें ह्यूमस और मॉइस्चर की में लैकिंग होती हैं, इनमें इनकी मात्रा नहीं मिलती है। इट कॉन्टेन्स अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ सॉल्युबल सॉल्ट। सो एरिड सॉइल्स में हमें सॉल्युबल सॉल्ट भी दिखाई पड़ते हैं। इट इज़ वेरी इनफर्टाइल, इनफर्टाइल का मतलब जिसमें कोई किसी तरह की क्रॉप्स या कल्टीवेशन वर्क ना किया जा सके। सो दीज आर द इनफर्टाइल लैंड्स। विथ प्रॉपर फर्टिलाइजर्स एंड इरीगेशन क्रॉप्स लाइक बर्ली, व्हीट, मेज, पल्सेस कैन बी ग्रोन। लेकिन अगर हम एरिड सॉइल्स में फर्टिलाइजर सही ढंग का यूज़ करें, इरिगेशन की फैसिलिटीज़ अवेलेबल कराएं, सो ऐसे कंडीशन में बर्ली, व्हीट, मेज, पल्सेस इस तरह की क्रॉप्स को हम ग्रो करा सकते हैं। लोकेशन की बात हम करते हैं तो इट इज़ मेनली फाउंड इन पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न राजस्थान। सो राजस्थान इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेट वेयर वी फाइंड द एरिड सॉइल। After that, Haryana, Punjab, ran off Cochin, Gujarat. Next classification is the forest soil. तो फॉरेस्ट सॉइल जो होती है ये मैक्सिमम आपके हिली एरियाज या माउंटेनियस एरिया में होती हैं। सो इन्हें हम फॉरेस्ट और माउंटेनियस सॉइल्स भी कहते हैं। तो इनका जो एरिया होता है तो इसको हम लोग देखते हैं इस फिगर के माध्यम से कि किस तरह से ये मिलते हैं। जैसे सपोज ये हमारा कुछ इट इज़ आवर माउंटेनियस एरिया, तो हम लोग देखते हैं ऊपर से नीचे की साइड में। तो हम सबसे पहले बात करते हैं नीचे से हम लेते हैं। सो ऐसे जो क्षेत्र होते हैं जो एकदम निचले हिस्सा होते हैं यहाँ पे एलुवियल सॉइल्स मिलेंगी। इसके ऊपर हमारा ये जो वैली बेस्ड है जहाँ घाटियाँ मिलेंगी, ऐसी जगहों पे ये सिल्टी होती हैं, लुमी होती हैं, यानी इसमें नमी ज़्यादा होती है, सिल्टी होती हैं। स्लोप की अगर हम बात करते हैं तो स्लोप दी ज़्यादा स्लोप, ऐसी जगहों पर ये ग्रीन बेस्ट यानी इनकी जो साइज़ होती है वो काफ़ी बड़ी होती है, ग्रीन साइज़ में ये मिलती हैं। और ये एरिया जो हमारा पूरी तरह से हिमालय रेंज में देखने को मिलता है, तो ये पूरी तरह से ऑल टाइम स्नो कवर्ड होता है। तो यहाँ पर जो हमें सॉइल्स मिलेंगी इनमें ह्यूमस की मात्रा काफ़ी कम होती है,
ये एसिडिक नेचर्स की होती हैं और इनमें बहुत ही पतली परत के रूप में दिखाई पड़ती हैं। सो लेट मी डिस्कस। दे आर लूमी एंड सिल्टी इन वैली एरिया। कि जो हमारी वैलीज एरिया है, ये हमारा वैली एरिया है, तो यहाँ पर ये सिल्टी और लूमी होती हैं। कोर्स ग्रेन इन अपर स्लोप। इन स्लोप एरिया की बात की जाए तो ये कैसी होंगी, ग्रेन साइज की होती हैं। इन स्नो कवर्ड एरिया दीज आर पॉइंट। ऐसे यहाँ पर जो सॉइल्स मिलेंगी, इनमें ह्यूमस की मात्रा कम होती है, इनमें ये एसिडिक होती हैं और ये बहुत ही पतली परत के रूप में मिलेंगी। लोअर पार्ट्स ऑफ वैली रिवर टेरेस, यू कैन से दैट एलुवियल सॉइल इज फाउंड। ये हमारा जो रिवर टेरेस है या ये हमारा जो लोअर पार्ट्स ऑफ वैलीज है, यहाँ पर जो हमें सॉइल्स मिलेंगे उसे हम एलुवियल सॉइल्स कहते हैं। नेक्स्ट इज दिस लोकेशन। These are mainly found in Himalayan region, Sikkim, Assam, Arunachal Pradesh and Kashmir. So these are the location of totally northern part. So हिमालय रेंज में ज़्यादातर मिलेंगी, सिक्किम है, असम, अरुणाचल प्रदेश और कश्मीर। ये बेसिक स्टेट्स हैं जहाँ पर हम फॉरेस्ट एंड माउंटेनस सॉइल्स देख सकते हैं। It is also found in Eastern Ghat and summits of सह्याद्री। कि ईस्टर्न घाट्स में भी दिखाई पड़ती है और सह्याद्री जो हमारा क्षेत्र है वहाँ पर भी ये हमें इस तरह की सॉइल्स हम देख सकते हैं। सो दीज आर द बेसिक क्लासिफिकेशन ऑफ द सॉइल्स एंड वी हैव डिटेल्ड एंड यू मस्ट हैव टू बी प्रिपेयर व्हाट आर द basic classification of soils and where we find these types of soils and what are the basic characteristics. So it should be proper prepared by all of you. So let me move towards the soil erosion and soil conservation. Firstly we will discuss about the soil erosion. Soil erosion is the displacement of upper layer of soils. It is one form of soil degradation. Just suppose ये हमारा अर्थ सरफेस, ये हमारे डिफरेंट लेयर्स हैं अर्थ सरफेस के अंदर और इसके ऊपर हमारी बहुत ही पतली सी एक थीन लेयर्स होती है एकदम आउटर एरिया पे। तो यहाँ पर जो एकदम सबसे टॉप मोस्ट लेयर होती है वही हमारी सॉइल्स होती हैं और ये किसी रीजन की वजह से जब ये अपर सरफेस से ये सॉइल्स यहाँ से हट जाती हैं, डिप्लेस हो जाती हैं, तो इसको हम कहते हैं सॉइल डिग्रेडेशन और इसी को हम कह सकते हैं कि सॉइल एरोजन कहा जाता है। सॉइल डिग्रेडेशन का मतलब होता है कि सॉइल्स की क्वालिटी में, उसकी कैपेसिटी में कुछ चेंजेस हो जाना, दैट इज़ द सॉइल डिग्रेडेशन। तो इसमें कुछ अनवांछित चीज़ें मिक्स हो जाती हैं, अनवांटेड चीज़ें उसमें आ जाती हैं, इसकी वजह से भी वो हमारे लिए डिग्रेड होती हैं। तो सॉइल एरोजन भी एक तरह का सॉइल डिग्रेडेशन होता है। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड कि जब सॉइल्स की अपर लेयर्स किसी रीजन की वजह से हट जाती है, डिप्लेस हो जाती है या उसकी क्वालिटी में कमी आ जाती है तो उसे हम सॉइल एरोजन कहते हैं और ये एक प्रकार का सॉइल डिग्रेडेशन होता है। रीजन फॉर सॉइल एरोजन। अब सॉइल एरोजन के लिए रीजन्स क्या क्या हैं? तो फर्स्ट है ह्यूमन एक्टिविटीज़। ह्यूमन एक्टिविटीज़ में हम डिफॉरेस्टेशन, फॉरेस्ट यानी वनों को हम काटते जा रहे हैं। ओवरग्रेजिंग, बहुत बड़े पैमाने पे हम ग्रेजिंग यानी चारागाह बना रहे हैं। कंस्ट्रक्शंस की वजह से भी सॉइल एरोजन हो रहा है, माइनिंग एक्टिविटीज़ की वजह से हो रहा है और साथ ही साथ डिफेक्टिव मेथड ऑफ फार्मिंग, हम जो कृषि कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं हमारी प्रोसेस या हमारी जो एक्टिविटीज़ हैं वो उसमें कहीं ना कुछ डिफेक्ट्स हो रहा है। तो ये सो दीज आर द बेसिक रीजन आर द ह्यूमन एक्टिविटी बाय विच वी कैन फाइंड द सॉइल एरोजन एक्टिविटी।
नेक्स्ट इज द नेचुरल फैक्ट फोर्सेस या नेचुरल फैक्टर्स. सो इसमें आपका वाइन, ग्लेशियर, वाटर, यू ऑलरेडी नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वाइन, ग्लेशियर एंड वाटर. So these forces are also responsible for the soil erosion. Now there are some basic terminologies related to the soil erosion. So let me discuss about them. Gullies, badland, street erosion and wind erosion. So let me discuss about it. What is the meaning of that? A gully is a landform created by running water eroding sharply into soil, typically on a hillside. कि जब किसी हिल साइड में रनिंग वाटर यानी बहुत तेज़ी के साथ जब वाटर बहता है तो उस समय वो काफ़ी ज़्यादा यानी डीपली बहुत अंदर तक सॉइल्स को वो शार्पली एरोड करता है, उसको खुरसता हुआ आगे बढ़ता है. तो ऐसी कंडीशन में भी जो एरिया बनती है उसी हम गुली का नाम देते हैं. नेक्स्ट वर्ड इज badland. The land that becomes unfit for cultivation are known as badland. ऐसा लैंड जो सॉइल एरोजन की मांग के द्वारा कल्टीवेशंस के लिए या एग्रीकल्चर्स के लिए अनफिट हो जाता है तो उसी हम बैडलैंड्स कहेंगे. नेक्स्ट इज द सीट एरोजन. व्हाट इज मीनिंग ऑफ सीट एरोजन? It is the uniform removal of soil in thin layer by forces of flowing water and overland flow. Just suppose ये हमारा अर्थ सरफेस, इट मीन्स अपर सरफेस है, सॉइल सरफेस है, ये हमारी सॉइल्स यहाँ तक पाई जा रही है. तो जब इसमें रेनफॉल्स होती हैं तो रेनफॉल्स होने की वजह से क्या होंगी, जब ये नीचे आती है तो यहाँ से कुछ चीज़ें क्या होगी, हट जाएगी अपनी जगह से. और जब ये पूरी एरिया में जब पानी फैल जाता है तो ये एक पतली परत के रूप में ये पूरा का पूरा एरिया क्या होती है, यहाँ से पूरा अपर लेयर्स क्या होती है, थिन लेयर्स हट जाती हैं पूरी तरह से. तो फ्लोइंग वाटर्स की वजह से या ओवरलैंड फ्लो की वजह से भी एक पतली एरिया यहाँ से हट जाएगी, एक लेयर हट जाती है. इसी को कहा गया है सीट एरोजन. वाइंड एरोजन, इट डिफर्स टू द डैमेज ऑफ लैंड एज ए रिजल्ट ऑफ वाइंड रिमूविंग सॉइल्स फ्रॉम एन एरिया. किसी एरिया में वाइंड्स के द्वारा यानी हवा के माध्यम से जब हम सॉइल्स को रिमूव होता है और हमारा लैंड एरिया डैमेज होता है तो ऐसे एरोजन को वाइन एरोजन कहा गया है या वेन एरोजन कहते हैं. तो ये तो बात हुई कि ये हमारी प्रॉब्लम्स आए कि सॉइल एरोजन होता कैसा है. तो हम इसको रोक कैसे सकते हैं, यानी मीन्स ये जो हमारे डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज़ हैं जिनकी वजह से हमें सॉइल एरोजन की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो इन्हें हम किस तरह से बचा सकते हैं, कैसे हम इसको रोक सकते हैं. सो उसके लिए हमारा एक मेथड होता है सॉइल कंजर्वेशन. व्हाट इज मीनिंग? सो लेट मी डिस्कस अबाउट दिस डेफिनेशन. सॉइल कंजर्वेशन इज द prevention of loss of the topmost layer of soil from erosion or prevention of reduced fertility. कि टॉपमोस्ट लेयर का, इनमें टॉप सॉइल्स का जो टॉपमोस्ट लेयर है उसको एरोजन से बचाना या उसकी फर्टिलिटी को कम होने से बचाना, उसको हम सॉइल कंजर्वेशन कहते हैं. सो देयर आर सम बेसिक मेथड बाय विच वी कैन कंजर्व द सॉइल. फर्स्ट इज अफॉरेस्टेशन. वी शुड प्लांट ट्रीज टू मच, कि हम अगर पेड़ों को बहुत बड़े पैमाने पे हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसको कल्टीवेट कर रहे हैं तो हम सॉइल कंजर्वेशन के अंतर्गत ही आता है और सॉइल एरोजन की प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है. चेकिंग ओवर ग्रेजिंग, कि जो हमारा ग्रेजिंग हम जो लोग करा रहे हैं एनिमल्स को, उसको बार बार टाइमली हमें अपडेट करना चाहिए, चेक करते रहना चाहिए.
कंस्ट्रक्टिंग डैम्स बना करके हमको वाटर को वहाँ पे स्टोर करना चाहिए, जिससे हम वाटर को फ्यूचर्स के लिए भी यूज़ कर सकें और वो बहुत बड़े पैमाने पे डैमेज ना कर सके। चेंजिंग द एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस। सो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस के माध्यम से भी हम सॉइल कंजर्व कर सकते हैं या सॉइल एरोजन को दूर किया जा सकता है। फर्स्ट इज क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन का मतलब ये होता है कि अगर ये कोई क्षेत्र है, सो अगर हमने इस टाइम पे इस पर हमने वीट प्रोड्यूस किया, तो हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इसको 3 मंथ्स बाद 4 मंथ्स बाद जैसा रेगुलेशन हो उसके बेसिस पे हम इसमें क्रॉप्स को रोटेट करते रहें। इट मीन्स हम यहाँ पर वीट हमने लिया, कुछ महीने के लिए हम इस पर वीट के बाद वीट को हमने किया, फिर इसके बाद हम चावल आई मीन राइस हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, या अदर टाइप्स के जितनी भी अवेलेबल आपकी क्रॉप्स हैं जो उस पर्टिकुलर सॉइल्स में प्रोडक्ट्स हो सकते हैं। तो हम क्रॉप को रोटेट करके हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। स्ट्रिप क्रॉपिंग। स्ट्रिप क्रॉपिंग का मतलब होता है तो स्ट्रिप क्रॉपिंग का मतलब होता है कि ये अगर हमारा कोई एरिया है क्षेत्र, तो इसके बीच में या जैसा इसको पॉसिबल हो हम इसमें मेड़बंदी कर सकते हैं। मेड़बंदी करने के साथ साथ हम इस पर चाहे तो किसी ग्रास को लगा सकते हैं या फिर छोटे छोटे प्लांट्स को लगा सकते हैं। दैट इज द स्ट्रिप क्रॉपिंग। नेक्स्ट इज द काउंटर प्लॉइंग। काउंटर प्लॉइंग लगभग स्ट्रिप क्रॉपिंग की तरह होती है, लेकिन इसमें क्या किया जाता है कि यहाँ पर बीच बीच में सिर्फ मेड़बंदी करके छोड़ दी जाती है। इट मीन्स स्ट्रिप क्रॉपिंग में हमने एक नैरो बेल्ट हम लगा देते हैं ग्रासेस का, या एक पतला कुछ छोटी छोटी जो ट्रीज़ हैं प्लांट्स हैं उनको ग्रो करा सकते हैं हम इस पर। इसमें हम काउंटर प्लॉइंग का मतलब कि हम इसको स्ट्रिप वाइज डिवाइड कर दें और स्ट्रिप में ही हम इसको कल्टीवेट कर सकें और अलग अलग क्रॉप्स को अलग अलग लोकेशन पे करते हैं। दैट इज कॉल्ड एट द काउंटर प्लॉइंग। नेक्स्ट इन द टेरेस कल्टीवेशन। टेरेस कल्टीवेशन ये मैक्सिमम हमें मिलता है हिली एरियाज़ में। ढलान जहाँ पर होती है वहाँ पर हमको टेरेस कल्टीवेशन मिलती है। तो यहाँ पे हम करते क्या है कि इस एरिया में जहाँ पे पसंद आया, यानी ये हमको लगा कि यहाँ पे सही हो सकता है, तो हमने इसको सही करके हमने इस पर क्या किया, यहाँ पर ग्रोन अप किया, फिर हमने इसको यहाँ से लिया, फिर यहाँ पे करना, तो एक सीढ़ी नुमा यहाँ पर ये एक दूसरा का स्ट्रक्चर देखने को मिल जाता है। So that is called as the terrace cultivation. It is famous in maximum hilly areas. Next is the shelter belt. शेल्टर बेल्ट का मतलब होता है कि क्षेत्र के, जैसे सपोज ये हमारा फील्ड है तो इसके चारों तरफ प्लांट्स को या ट्रीज की एक बाउंड्री बना देनी, तो दैट इज कॉल्ड एज द शेल्टर बेल्ट। शेल्टर बेल्ट सॉइल्स को एकदम पूरी तरह से बचाए रखता है, एक बॉन्ड ही रहता है। साथ ही साथ शेल्टर बेल्ट का यूज़ हम ऐसे क्षेत्रों में कर सकते हैं जहाँ पर एक कल्टीवेटेड लैंड एक सैंडी एरिया से मिलती है जो हमेशा दून बनाती रहती हैं। तो ऐसे क्षेत्रों में शेल्टर बेल्ट्स के माध्यम से हम अच्छा प्रोटेक्शन दे सकते हैं।